अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अस्कित का लेक्चर्स। मैं हूं आपका मेंटोर तला आरिफ। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा और आज हमारा जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये मोमेंटम क्या चीज़ है। लफ्ज़ मोमेंटम लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है। मोमेंटम को हम इस तरह समझ सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ अ मोशन, क्वांटिटी ऑफ अ मोशन। अब ये क्वांटिटी ऑफ मोशन से क्या मुराद है? क्वांटिटी ऑफ मोशन से मुराद है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कि अमूमन इसको समझा जाता है कि जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है उतनी उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत में क्वांटिटी ऑफ मोशन से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको रोकना आसान है, इट्स मीन कि उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है, और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको रोकना मुश्किल है उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि जिसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा हो। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? ये एक ऐसा लॉ है जिसमें ये बताता है कि आपका जो मोमेंटम है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स के इंटरैक्ट करने के बावजूद उससे पहले और उसके बाद सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं होता कि आपके एक सिस्टम है और उसमें कोई ऐसा अमल हो रहा है। लेट्स सपोज कि आप बिलियर्ड बॉल्स को ले लें, स्नूकर को ले लें, तो जब आप एक बॉल को हिट करते हैं तो दूसरा बॉल आगे मूव करना शुरू कर देता है। वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी, अपना पूरा का पूरा जो है वो उसमें ट्रांसफर कर देता है। इसी तरह है यहाँ पे कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। आपका जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे इसमें दो तीन अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जिनका मतलब मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा कि सिस्टम। बच्चे, सिस्टम क्या चीज़ है? कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा काम जो कि आपके अंडर ऑब्जर्वेशन हो, दैट इज नॉन एज अ सिस्टम। ठीक है, लेट्स सपोज कि आप लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लैब जो है दैट इज अ सिस्टम। ठीक है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है तो वो एक सिस्टम कहलाएगी। अब इसी तरह है एक आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है? आसान लफ्जों में आइसोलेटेड सिस्टम को समझना हो तो ऐसे है कि दूसरों से बिल्कुल अलग थलग रखना। ठीक है, दूसरों की तरह नहीं, दूसरों से अलग रख देना। अच्छा, अब क्या है, लिखता है, कहता है कि अ सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स सच अ ग्रेविटेशनल और फ्रिक्शनल अप्लाइड। ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं हो रही। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद ये है कि कोई भी एक ऐसा सिस्टम जो दूसरों से अलग थलग हो, ठीक है, जिसके ऊपर एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो आपकी कोई भी ऐसी फोर्स जो आप बाहर से उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो वो ना हो रही हो, तो वो सिस्टम कौन सा कहलाता है जी? आइसोलेटेड सिस्टम। आसान लफ्जों में दूसरों से अलग थलग। अब एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी कि इफ पी आई, मोमेंटम को आप पी से डिनोट करते हैं, इनिशियल मोमेंटम, एंड पी एफ यानी कि फाइनल मोमेंटम, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये क्या है? जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आपका मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। अब ये आपका फाइनल मोमेंटम और ये आपका इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब दोनों, एक बिफोर द कोलिजन है और एक आफ्टर द कोलिजन है, तो आप क्या करते हैं कि इस पी आई को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लाते हैं, इक्वल टू जीरो। लिहाजा चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो यहाँ पे जीरो लिखा गया है। जीरो से मुराद कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट यानी कि उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता, कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद। अच्छा जी, ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और आगे हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। अब एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? कुछ एप्लीकेशंस हैं बच्चे जो आपकी बुक के ऊपर लिखी हैं, जिसमें सबसे पहले है बॉम्ब एक्सप्लोजन।
अब बॉम्ब का फटना, ठीक है, इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को किस तरह समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ आसान लफ्जों में लिखा भी है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं कि कंसिडर एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब इनटू टू फ्रैगमेंट्स। बिफोर एक्सप्लोजन द बॉम्ब वाज एट रेस्ट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी वाज जीरो। किस तरह बचे कि आप एक बॉम्ब लें, ठीक है, आपके पास एक बॉम्ब है, वो इनिशियली एट रेस्ट है, वो मूवमेंट आप उसको नहीं कर रहे, या वो उस टाइम तक अभी उसमें एक्सप्लोजन नहीं हुई, ठीक है, तो वो एट रेस्ट कहलाएगा। अब जैसे ही वो फटता है तो उसके बहुत सारे टुकड़े, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट साइड पे मूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने अपनी आसानी के लिए उसके सिर्फ दो हिस्से लिए हैं, दो टुकड़े लिए हैं। वो क्या कहता है, कहता है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो इनिशियली बॉम्ब की क्या है जी, जीरो, और मैस जो है वो उसको कैपिटल एम के साथ डिनोट किया। इनिशियली क्या कहता है कि जो आपका मोमेंटम है वो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे सिंपल वैल्यूज अप्लाई की, मैस और u1 जो है इसको आपने वेलोसिटी के लिए रखा। अब इनिशियली चूंकि बॉम्ब आपका रेस्ट पे है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्सप्लोजन नहीं है, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जी, जीरो, और जीरो इंटू मैस जीरो, लिहाजा इनिशियल मोमेंटम आपका क्या हो गया, बिफोर एक्सप्लोजन जीरो। अब कहता है कि आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगा। आफ्टर एक्सप्लोजन जैसे ही वो फटता है तो वो मुख्तलिफ टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आप यहाँ पे अपनी आसानी के लिए लेते हैं दो फ्रेगमेंट्स, यानी कि उसके दो हिस्से, दो टुकड़े, ठीक है, हैविंग अ मैस m1 एंड m2। उसके मैस भी होगा, यानी कि दो टुकड़े आपने लिए तो एक का मैस m1 और एक का मैस m2। मूविंग विद द वेलोसिटी v1 एंड v2। अच्छा जी, बोथ फ्रेगमेंट्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, हम लेट्स सपोज यहां पे उसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। जी, आपके दो फ्रेगमेंट्स हैं, दो टुकड़े हैं, दो हिस्से हैं उसके बॉम्ब के। अब ये मैस m2 m1, मैस तो इन दोनों का है, और ये इस वेलोसिटी v2 के साथ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये वेलोसिटी v1 के साथ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ये जो दोनों हिस्से हैं, ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, यानी ये मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं जी, कैंसिल कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पे कहा जाता है कि both fragments will move in opposite direction, magnitude of momentum are equal but in opposite direction, so they cancel each other। तो mass 1 v1, ठीक है, इनिशियली तो आपकी वेलोसिटी थी जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी स्टार्ट में तो हो ही आपके पास जीरो गया, लेकिन जैसे ही m2 और v2 एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, तो वो भी एक दूसरे को कैंसिल करने के बाद रिजल्ट लाते हैं जीरो। तो लिहाजा बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन आपका जो ये होता है कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको पता चलता है कि जैसे ही बॉम्ब एक्सप्लोजन से पहले था उसका मोमेंटम भी जीरो, और एक्सप्लोजन के बाद उसका मोमेंटम भी जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज प्रूव होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर आपका मोमेंटम क्या रहा जी, कंजर्व रहा। तो चलते हैं बच्चों अपने सेकंड एप्लीकेशन पे। अब सेकंड एप्लीकेशन क्या है, कैनन एक्सप्लोजन। अब ये कैनन एक्सप्लोजन क्या है, ये बच्चों एक आपने देखा होगा पहले टाइम पे जो जंगें हुआ करती थी उसमें तोप और उसमें तोप का इस्तेमाल किया जाता था। अब तोप में एक गोला होता था जिसका मैस बहुत ज्यादा होता था, तो उसको शूट किया जाता था, ठीक है जी। अब ये इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं या किस तरह समझ सकते हैं कि इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो भी अप्लाई होता है। अब कैनन एक्सप्लोजन किस तरह है कि कंसिडर अ कैनन ऑन अ फ्रिक्शनलेस ग्राउंड, ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस ग्राउंड लें, ग्राउंड पे एक कैनन को खड़ा कर, उसमें एक बॉल भी होगा, ठीक है। अब इनिशियली क्या होता है जी, इनिशियली कहता है कि मोमेंटम जीरो है। इनिशियली मोमेंटम किस तरह जीरो है, इनिशियली मोमेंटम इस तरह जीरो है
क्योंकि आपने उस कैनन को या उस कैनन बॉल को अभी तक शूट नहीं किया, ठीक है। अच्छा, बिकॉज नथिंग इज मूविंग, कोई चीज भी मूव नहीं कर रही। अच्छा, कहता है मैस ऑफ कैनन, वो जो तोप है उसका मैस ह्यूज मैस है, उसको कैपिटल एम से इंडिकेट किया। मैस ऑफ कैनन बॉल या बॉम्ब यहां पे मैंने लिख दिया, यहां पे आप कैनन बॉल भी लिख सकते हैं, कैनन बॉल, ठीक है, उसका स्मॉल एम से इंडिकेट किया। इनिशियली एट रेस्ट, अब चूंकि इनिशियली वो रेस्ट पे है, मूवमेंट नहीं कर रही, आपने उसको चलाया नहीं है, तो उसमें से वो कैनन बॉल जाहिर सी बात है कि बाहर की तरफ मूव अभी नहीं किया, तो इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है, ठीक है। लिहाजा आपका मोमेंटम 1 यानी कि या मोमेंटम आई, इनिशियल मोमेंटम जिसको आप कहते हैं मैस ऑफ कैनन इनटू वेलोसिटी ऑफ कैनन, वेलोसिटी जीरो पे है। अच्छा, अब मैस ऑफ कैनन बॉल स्मॉल एम और वेलोसिटी ऑफ कैनन बॉल वो भी जीरो पे है। क्यों जीरो पे? क्योंकि अभी हमने उसको चलाया नहीं है, वो मूवमेंट नहीं कर रही। जैसे ही हम उसको चलाएंगे तो मूवमेंट शो करेगी। कहते हैं कि इनिशियली जाहिर सी बात है कि m इंटू जीरो जीरो एंड स्मॉल m इंटू जीरो जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम आपका जीरो हो गया। अब कहता है आफ्टर एक्सप्लोजन इनसाइड द कैनन बॉल मूव्स फॉरवर्ड एंड कैनन इटसेल्फ रिकॉइल इन मच स्लोअर स्पीड ड्यू टू ह्यूज मैस या हैवी मैस। अच्छा, अब ये कहता है कि अब आपने उसको जो ही शूट किया तो उसके अंदर मौजूद वो जो गोला है, कैनन बॉल है, वो आगे की जानिब मूव करता है। जैसे ही वो बहुत स्पीड से आगे के जानिब मूव करता है, उसी तरह वो जो कैनन इटसेल्फ है वो आहिस्ता से पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, पीछे की तरफ मुड़ती है। ये बच्चों एक आसान सी एग्जांपल है, आपने देखा होगा ये गन्स को चलाते हुए, तो वो आप क्या देखते हैं कि जो ही उसमें से फायर करते हैं तो वो गोली तो बहुत रफ्तार से आगे जाती है, लेकिन बंदूक हल्की सी झटका देके पीछे की जानिब होती है, तो उसको कहते हैं रिकॉइल बैक। रिकॉइलिंग का अमल इसको कहते हैं कि वो जो हल्का सा झटका लगना है या पीछे की जानिब बढ़ना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको रिकॉइल कहते हैं। अब कैनन जो इट सेल्फ है वो रिकॉइल बैक करेगी, पीछे की तरफ मूव करेगी, लेकिन वो जो तोप का गोला है वो आगे की जानिब मूव करेगा। तो कहता है कि इन अ मच स्लोअर स्पीड, अब मच स्लोअर स्पीड के साथ वो कैनन क्यों पीछे की तरफ मूव करती है? क्योंकि उसका मैस बहुत बड़ा होता है। अगर आपने वो तोप देखी हो तो उसका मैस बहुत ज्यादा होता है, उसके बराबर नहीं है, उस गोले के बराबर, ठीक है। गोला तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन वो उस तोप का जो मैस है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हैवी मैस की वजह से वो बहुत कम रिक्वायल करती है और वो जो तोप का गोला है वो बहुत स्पीड के साथ आगे की जानिब बढ़ता है। अब फाइनल मोमेंटम आपके पास क्या है जी? मैस ये आपके पास उस बॉल का माइनस वेलोसिटी ऑफ कैनन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जीरो नहीं अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, आप कहेंगे कि वो तो बहुत स्पीड के साथ आगे मूव कर रहा है और ये बहुत कम वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ मूव कर रही है। ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे भी उन्होंने एक दूसरे की फोर्स को एक दूसरे को कैंसिल कर दिया कि आपका जो कैनन है वो तो बहुत कम वेलोसिटी के साथ पीछे आया और आपका कैनन बॉल बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ आगे जाता है। अब बच्चे यहाँ पे जो आपका मोमेंटम कंसिडर किया जाता है वो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है जी? प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब मैस और वेलोसिटी का, अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा नहीं है तो उसका मैस बहुत ज्यादा है। इसी तरह अगर उसमें कैनन बॉल में उसका मैस ज्यादा नहीं है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो आपका जो मोमेंटम है वो इटसेल्फ क्या है? प्रोडक्ट है किसकी? मैस और वेलोसिटी की। इस वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और आपका फाइनल मोमेंटम भी जीरो आता है। इसी वजह से आपका यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि आपका बिफोर एंड आफ्टर आपका क्या रहता है जी? मोमेंटम कंजर्व रहता है। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, रॉकेट एंड जेट इंजन। अब बच्चे आपने रॉकेट एंड जेट इंजन की एग्जांपल पढ़नी है यहाँ पे। आपने देखा होगा कि जब रॉकेट इनिशियल स्टेज पे होता है तो वो मूवमेंट नहीं कर रहा होता, उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो होती है, लेकिन जैसे ही वो मूवमेंट करता है तो बहुत ज्यादा गैसेस बर्न होती हैं और वो
बैक साइड पे निकलती हैं। कैसे? कहता है रॉकेट एंड जेट इंजन आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियली रॉकेट हैव जीरो मोमेंटम बिकॉज इट इज एट रेस्ट। इनिशियली रॉकेट मूव नहीं कर रहा, इनिशियली वो रेस्ट पे है, इस वजह से आपका मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास तो है उसका लेकिन वेलोसिटी उसकी नहीं है, इस वजह से इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया जी? जीरो। व्हेन गैसेस बर्न, पी एफ पी रॉकेट माइनस पी गैसेस। अब यहाँ पे रॉकेट में से रॉकेट की मोमेंटम में से इसको क्यों यहाँ पे माइनस किया गया? क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। आपका रॉकेट जो है वो जैसे जैसे आगे की जाने मूव करता है, गैसेस आपकी पीछे की जाने मूव करती हैं, तो फिर क्या होता है? ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। ठीक है जी, तो फाइनल मोमेंटम भी आपका जीरो आता है। सो मोमेंटम ऑफ अ गैस कमिंग आउटसाइड इज सेम एज मोमेंटम ऑफ अ रॉकेट। टोटल मोमेंटम विल रिमेन सेम, यानी कि जितने मोमेंटम के साथ रॉकेट आगे की जाने मूव कर रहा है, उतने मोमेंटम के साथ गैसेस जो है वो पीछे की जाने बर्न हो रही। तो इस वजह से आपका मोमेंटम जो है वो थ्रू आउट कंजर्व्ड रहता है।